स्फेरिकल मिरर। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब कि अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जो कि है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर आर द मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉनकेव मिरर वे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर पर पड़ती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इन मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी शाइनिंग स्पून की कर्व सरफेस को देखें तो उसे भी हम एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर आर द मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर्स पर पड़ती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। इसलिए इन मिरर्स को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शाइनिंग स्पून की आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। तो ये है एक स्फेरिकल मिरर जो कि इस स्फीयर से कट किया गया है। तो स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर में पाया जाता है वो होता है पोल, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर को कट किया जाता है उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और जिस भी स्फीयर से ये कट किया जाता है उसके सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। और जो भी रेज होती हैं वो इसी पॉइंट पर फोकस होती हैं, इसीलिए इसे फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर की जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे हम अपर्चर कहते हैं, जिसे हम किसी भी दो अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इन्हें MN से डिनोट किया है। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल को टच करती हुई निकलती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 2F। आपको ये रिलेशन याद रखना है क्योंकि ये रिलेशन हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए होते हैं। तो इसके टोटल 4 रूल होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला रूल है A ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। मतलब कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी। और दूसरा जो रूल है वो है A ray incident through focus after reflection it will parallel to principal axis। मतलब कि अगर कोई रे फोकस के थ्रू मिरर पर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और तीसरा रूल है अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो आप सपोज करो कि ये कोई रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो वापस उसी पाथ पर आ जाएगी। और चौथा जो रूल है वो है अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल। मतलब कि अगर कोई रे पोल पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि पोल पर आ रही है और एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद ये रे 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा।
तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये कुछ रेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो ये जो रे आ रही हैं वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो जब ये रे मिरर से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से गुजरेंगी, यानी कि अलग अलग रे फोकस पर मिलेंगी और यही फोकस पर इमेज भी फॉर्म होगी, क्योंकि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज की पोजीशन को। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पर लोकेटेड होती है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट करती हैं। ये इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है। तो अब हम इमेज के तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं जो कि है साइज। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनती है, यानी कि काफी छोटी होती है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो ये है कैपिटल सी, जिसके पीछे की हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि इस एरो से शो किया गया है। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज को ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी हम सी से ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल वाली रे जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो फोकस से पास होगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज होती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का तीसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लोकेटेड रहता है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जिसे हम एरो से शो कर रहे हैं। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे रे को हम फोकस के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए अब हम इस इमेज के भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जस्ट बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का चौथा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से 2 रेज ड्रॉ करनी है। तो पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और दूसरी जो रे है उसे हम फोकस से पास कराएंगे। तो जो रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर लोकेटेड रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर लोकेटेड है। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो
पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर लौट आएगी और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो अगर हम इस रे को थोड़ी और आगे की तरफ ड्रॉ करें तो हम नोटिस करेंगे तो ये दोनों जो रेस हैं वो पैरेलल रेस हैं, यानी कि ये रे आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या हम कहें कि ये कभी मिल नहीं सकती। तो अगर ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगी नहीं तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? तो जब रेस कभी मिलती नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर लोकेटेड रहता है तब इमेज इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर फॉर्म होती है और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है और इमेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का सिक्स्थ केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो जब हम इन दोनों रेस को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। इस साइड तो इन दोनों रेस का मीट करना इम्पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर ये रे इधर मीट नहीं करेंगी तो किधर करेंगी? तो ये जो रेस है वो एक्चुअल में तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो ये रेस मिरर के पीछे इमेजिनरी रेस के थ्रू मीट करेंगी। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि ये दोनों रेस यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, ये तो इमेजिनरी रेस के थ्रू इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रेस मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के पीछे फॉर्म होगी और इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी वो सीधी होगी। कॉनकेव मिरर के इसी केस में इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और इमेज का जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम समझते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो दीज आर commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful beam of light। मतलब कि इनका इस्तेमाल टॉर्चेस, सर्चलाइट्स और व्हीकल्स की हेडलाइट बनाने के लिए किया जाता है लाइट की पावरफुल पैरेलल बीम को पाने के लिए। एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। इनका इस्तेमाल सेविंग मिरर के तौर पर भी किया जाता है फेस की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। इनका इस्तेमाल डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है दांत की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। मतलब कि जो बड़े साइज के कॉनकेव मिरर होते हैं वो सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल सोलर फर्नेस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे कॉनकेव मिरर के सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके रूल्स रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसके टोटल 4 रूल्स होते हैं, जिसमें कि पहला है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो जब रे मिरर से डाइवर्ज होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो इस फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है। जैसे कि जब कोई पर्सन इस लाइट रे को इस पॉइंट से देखेगा
तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही हो, यानी कि हम इस रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट साइड में एक सीधी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही हो। और दूसरा जो रूल है वो है अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ये फोकस तक पहुंचने से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जब आप उस इंसिडेंट रे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे फोकस की तरफ तो आप देखोगे कि इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा जो रूल है A ray directed toward the center of curvature reflect back on the same path। मतलब कि अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने से पहले मिरर से सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस रे को देखिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये रे जो है वो मिरर पर स्ट्राइक करने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और चौथा और आखिरी जो रूल है वो है अ रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। मतलब अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है। तो आप सपोज कीजिए ये एक रे है जो कि पोल की तरफ आ रही है और वो एंगल बना रही है आई। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल बनाएगी आर और ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज किस तरह से फॉर्म होती है रे डायग्राम की हेल्प से। तो इसके टोटल दो केस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये कुछ रेज है जो कि इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आ रही हैं। तो जो रेज इन्फिनिटी से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और ये जब मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो अब आप इन रेस को देखिए तो इस तरफ तो ये रेस आपस में कभी मिल नहीं सकती। तो हम इधर की तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये जो सभी इमेजिनरी लाइंस है वो फोकस से पास होंगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी और इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनेगी। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट से दो रे ड्रॉ करेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो हम इस ऑब्जेक्ट से दो रे ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये बात तो आप जानते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है तो इधर तो ये रेज आपस में कभी मिलने नहीं वाली। तो हम इन रेज को दो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इस साइड मीट करवा देते हैं। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो हमारी इमेज होगी वो मिरर के पीछे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। These are commonly used as rear view mirrors in vehicles। मतलब कि इनका इस्तेमाल व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है क्योंकि ये जो है वो सीधी इमेज बनाते हैं छोटे साइज में और ये वाइल्डर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर होते हैं जिसके कारण हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी आसानी से व्हीकल में देख पाते हैं। और इसका दूसरा यूज है These are used in shops as security mirror। मतलब कि इनका इस्तेमाल शॉप्स में
सिक्योरिटी मिरर के तौर पर किया जाता है। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये है एक शॉप का काउंटर जिस पर कि शॉपकीपर बैठा हुआ है और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है जिसके कारण वह ज्यादा एरिया कवर करता है अदर मिरर्स के कंपैरिजन में। तो शॉपकीपर अब एक जगह बैठकर पूरी दुकान पर नजर रख सकता है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। और दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन सनग्लासेस एंड टेलीस्कोप। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल सनग्लासेस और टेलीस्कोप बनाने में भी किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है न्यू कारेस्टियन साइन कन्वेंशन। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसके द्वारा ही हमें पता चलेगा कि जो भी वैल्यूज हम रखेंगे उसमें से कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो डिस्टेंस हम मापते हैं वो पोल से मापते हैं। ऐसा हम पोल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करते हैं। तो इस लाइन से हम सभी डिस्टेंसेस को मापते हैं, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर कोई रे लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है। अगर कोई रे राइट से लेफ्ट साइड में जा रही होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। तो इन सभी चीजों को हमें याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। अब हम समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो इमेज डिस्टेंस को v से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और फोकल लेंथ को f से डिनोट किया जाता है। तो आइए अब हम तीनों के रिलेशन को समझते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और ये जो फॉर्मूला है वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए सभी सिचुएशंस में वैलिड रहता है। तो आइए अब हम मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज की पोजीशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखेंगे, तो वो है 10 सेंटीमीटर माइनस की। और माइनस की इसलिए होगी क्योंकि पोल के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होती है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और अब हम रेडियस की मदद से फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं f इक्वल्स टू r/2। तो इससे हमारा फोकस निकल आएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब हम मिरर फॉर्मूला लगाकर इमेज की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u को हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो हमारी इमेज डिस्टेंस आएगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें समझना है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आइए जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो है वो रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है उसे h डैश से रिप्रेजेंट किया गया है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे s से रिप्रेजेंट किया गया है। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस में इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसे हम मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि है m इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी काफी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए अब हम मैग्निफिकेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए
जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जो कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 4 गुना बड़ी है। तो हमें मिरर से इमेज की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं, जो कि होगी 12 सेंटीमीटर माइनस की, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 4 गुनी है, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -4। तो अब हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल्स टू -b/u वाला। तो जब हम इस इक्वेशन में इनकी गिवन वैल्यूज को रख देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो है -48 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम मिरर को इमेजेस के बेसिस पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम मिरर को इमेज की फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है अलग अलग पोजीशन के लिए, तो वो मिरर प्लेन मिरर होता है। और अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से सभी पोजीशंस के लिए, तो वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। और अगर मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तो वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट जो कि था रिफ्लेक्शन वो खत्म होता है।